हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। एक 9000 प्रश्नों का महासागर है ये बुक, और आज हम नवा दिन करेंगे। आज डे 9 है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड, यानी कि झारखंड में नदियां, झारखंड में अपवाह तंत्र को। तो झारखंड का जो अपवाह तंत्र बनाता है, तो झारखंड की नदियां हैं, झारखंड में जो जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल्स और जो गर्म जलकुंड है, ये सब मिला करके झारखंड का अपवाह तंत्र बनाता है। अगर आपको इसको डिटेल में मैप्स पर समझना है तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा झारखंड ज्योग्राफी का, और आपको थ्योरी वाली क्लासेस देखनी होगी, तब जाकर आप मैप के माध्यम से सब कुछ आसान से समझ पाएंगे, आसानी से, और चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। यहां पर हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। कहा जा रहा है कि झारखंड जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों के द्वारा आच्छादित है। तो ये कहा गया है कि 2% भूभाग। देखिए, राज्य का कुल जितना भूभाग है उसमें से जलीय स्रोतों के द्वारा, यानी कि जो वाटर बॉडीज है, उससे झारखंड का कितना परसेंट जो लैंड है वो कवर्ड है जो वाटर बॉडीज से, तो वो आपका कितना है, 2% है, और जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। अच्छा, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, ये आपका है 86%। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो सतही जल यानी कि ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध है, तो 66% है। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है, तो ये याद रखिएगा मात्र 14%। देखिए, भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में आर्कियन काल की चट्टानों का भरमार है। लगभग झारखंड के जब अगर पूरे धरातल पर बात करें तो आर्कियन काल की चट्टानें लगभग 90% भूभाग पर फैला हुआ है। और आप जानते हैं कि आर्कियन काल की चट्टानें बहुत कठोर आग्नेय चट्टानों से बना हुआ, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तो जिस समय से, यानी कि पहला जो महायुग है प्री पैलियोजोइक, उसमें जो आर्कियन कल्प है और प्री कैम्ब्रियन कल्प है, उसमें जो चट्टान बना था वो चट्टान झारखंड में बना है। और उस समय ना इस पृथ्वी पर कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे थे, तो वहां पर जीवाश्म भी कुछ नहीं है उस प्रकार के चट्टानों में, केवल आपको खनिज वगैरह मिलेगा। तो वो बहुत कठोर। अब क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं है, और वो जो अब एक जाल जैसा बना दिया, तो पठार वगैरह बना। और यहाँ पर जो पानी के स्रोत, जब पानी वगैरह आया, तो यहाँ से क्या हुआ कि सारे के सारे जो जल स्रोत से पानी है पठार से सीधे नीचे गिर गया जा रहा है, तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है। तो भूमिगत जल का स्रोत जो है, अगर देखा जाए तो झारखंड में बहुत कम है। भूमिगत जल झारखंड में बहुत कम है, और ये कितना है, केवल 14%। और सतही जल जो सतह पर है वो 86% है। भूमिगत जल बहुत कम है, अंडरग्राउंड। चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। अच्छा, झारखंड की सदानीरा नदी कौन सी है, तो ये सोन नदी। यहां पर अगर बात करें तो झारखंड की मैक्सिमम नदियां बरसाती है, मानसून पर निर्भर करती है। तो सदानीरा नदी वो नदी होती है जिसमें सालों भर पानी बहता है। तो झारखंड का अगर मेन नदियां जो है, झारखंड के जितने भी मेन रिवर्स हैं, अगर झारखंड की नदियां हैं, तो वो सारे के सारे नदियां जो है वो मानसून पर निर्भर करती है, बरसात पर निर्भर करती है। और झारखंड की नदियां सदानीरा नहीं है, जबकि ये मौसमी नदियां हैं। लेकिन ये सोन नदी और गंगा नदी, चूंकि झारखंड राज्य को, देखिए ये अब हमारा क्या है, झारखंड राज्य। अब झारखंड राज्य का जो ये पश्चिमी छोर है, यानी कि गढ़वा वाला क्षेत्र, और ये जो झारखंड राज्य का पूर्वी छोर यानी कि उत्तर पूर्वी छोर साहेबगंज है, इस साहेबगंज से झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से गंगा नदी, बिहार में जो गंगा नदी बीचों बीच पास करती है, वो गंगा नदी जो है साहेबगंज को, झारखंड राज्य के जिला साहेबगंज को टच करते हुए, साहेबगंज से होते हुए निकल जाती है। और यहां पर एक नदी है सोन नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक के पठार से, और फिर मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड और बिहार में ये सोन नदी जो बहती है। और ये सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र से टच करते हुए, यानी कि सीमा बनाते हुए, ये यहां से निकल जाती है। तो ये नदियां झारखंड की मेन नदी नहीं है, बल्कि ये, इसका अगर देखा जाए कि ये
इसका मेन इसका क्या है यहाँ पर महत्ता, तो ये महत्ता है केवल ये नदियाँ जो है सोन नदी और गंगा नदी केवल यहाँ पर सीमा बनाने का काम करती है। और झारखंड में चूंकि आप देखिएगा कि ये सोन नदी मध्य प्रदेश से लेकर के जो ये पटना में आकर के पटना दानापुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये बहुत लंबी दूरी तय करती है। लेकिन झारखंड में ये केवल 45 किलोमीटर दूरी ही तय करती है, ठीक है। झारखंड में 45 किलोमीटर बहती है और गढ़वा से, और इधर साहेबगंज में गंगा नदी। तो ये दोनों नदियाँ क्या है, सदानीरा नदी है। झारखंड में सदानीरा नदी है, लेकिन ये झारखंड की मेन नदियां नहीं है, जो सिर्फ टच करके यहां से निकल जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोन नदी, चूंकि झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है, सोन नदी है तो सोन नदी सदानीरा नदी है। बाकी दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया, ये सारे के सारे नदियां जो है ये सदानीरा नदी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं, झारखंड की जितनी भी नदियां पठार से, पत्थरों से होकर के पास करती है, तो ये सारे की सारी नदियां जो है नौका गम में नहीं है, नेविगेशन नहीं है, नेविगेट उसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन जो एक मयूराक्षी नदी है, ये मात्र झारखंड की एक ऐसी नदी है जो कि नौका गम में है। फिर से मैं आपको कह दूं, गंगा नदी नौका गम में है, लेकिन झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मेन झारखंड की नदी गंगा नदी नहीं है, बस टच करके साहेबगंज को पास करती है। तो यहां पर बोला जाएगा कि झारखंड की मेन नदियों में से मयूराक्षी एक नदी है जो कि गंगा नदी नौका गम में है। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, तो कौन सा बताइए भैया, ये आपका मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए झारखंड की कौन सी एक उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ठीक है। झारखंड की उत्तरवर्ती नदी, तो उत्तरवर्ती यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी, तो झारखंड ये है, ठीक है। अब झारखंड में क्या होता है, एक नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके झारखंड के गढ़वा वाले इलाके से टच करते हुए गढ़वा पलामू से होते हुए ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है पटना के पास। तो ये उत्तर की ओर, देखिए ये क्या है, मैप पर आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ, मतलब ऊपर की ओर, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। और अगर बीच बीच की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच जाइएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट के जाइएगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जो नॉर्थ वेस्ट को कहेंगे तो उत्तर पश्चिम कहेंगे, ये सब आप जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी उत्तरवर्ती नदी नहीं है। अच्छा, सोन नदी जो उत्तर की ओर बह रही है तो उत्तरवर्ती नदी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी जो कि यहां से निकलती है और लातेहार से होते हुए ये आपके सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, मतलब कि ये उत्तरवर्ती नदी है। अगर इसको डिटेल में और पूछा जाए तो मैंने आपको 5 तरीके से झारखंड की नदियों को उसके दिशा के अनुसार 5 तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, उत्तरवर्ती नदी, उत्तर पश्चिमवर्ती नदी, पूर्वोत्तर नदी, दक्षिण पूर्वोत्तर। तो इस तरह से मैंने आपको 5 तरीके से नदियां बताया है। बहुत सारे बुक्स में 2 तरीके का बताया गया, बहुत सारे बुक में 5 तरीके का, तो आप उसको डिटेल में तोड़ करके 5 तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये जो उत्तरी कोयल नदी है उत्तर की ओर बहते हुए, या फिर हम इसे इस तरह से देखें तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो उत्तर पश्चिम में चल रही है, तो उत्तरवर्ती नदी में ही रखे हैं, तो उत्तरी कोयल नदी भी हो जाएगी, ठीक है। पुनपुन नदी कहीं यहाँ पर पलामू से कहीं पर यहाँ से निकलती है और ये आपके बिहार में चली जाती है, तो ये नदी भी उत्तरवर्ती नदी है। तो सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, उत्तरी कोयल नदी हो गया, ये सब उत्तरवर्ती है। लेकिन बराकर नदी, जो कि आप जानते होंगे बराकर नदी के बारे में, बराकर नदी जो है हजारीबाग के पठार से निकलती है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए ये दामोदर नदी में जाकर के मिल जाती है ये बराकर नदी। तो ये क्या है, उत्तरवर्ती नहीं पूर्ववर्ती नदी है बराकर नदी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए इसको। अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है, इनमें से कौन सी झारखंड की एक उत्तरवर्ती नदी है। अच्छा, झारखंड की उत्तरवर्ती नदी कौन सी है भाई, शंख नदी दक्षिणवर्ती नदी है, स्वर्णरेखा नदी पूर्ववर्ती नदी है, दामोदर नदी जो है आपका ये पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है जो आप जानते होंगे सिंहभूम की तरफ इस तरह से पास कर जाती है, तो ये नदी इधर दामोदर नदी इधर से होकर के चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर फल्गु नदी के बारे में बात करें तो ये आपने देखा होगा पुनपुन नदी ऊपर जाती है और यहीं पर कहीं से फल्गु नदी क्या होता है, बिहार झारखंड केवल इसका उद्गम स्थल, लेकिन इसका पूरा अपवाह क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था फल्गु नदी के बारे में, इसका पूरा अपवाह क्षेत्र जो है बिहार ही है और ये कहीं पर जाकर के फल्गु नदी पुनपुन नदी में आगे जाकर के मिल जाती है। तो ये सब क्या है, आपका उत्तरवर्ती नदी, ठीक है। तो कह रहा है कि फल्गु नदी उत्तरवर्ती नदी है, बाद बाकी कोई उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैंने डिटेल में आपको कराया हुआ है। कहा जा रहा है कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है, दक्षिण यानी कि साउदर्न पार्ट की ओर चल रही है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, तो ये कौन सी आपकी नदी है, साउथ दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिएगा कि जो झारखंड राज्य की आप इसे देखिए, यहीं पर याद कर लेना है। पुनपुन नदी ऊपर की ओर बह रही है, यानी कि उत्तरवर्ती नदी। सोन नदी हमने बताया आपको, ये भी उत्तर की ओर बह रही है, ठीक है। फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है, बिहार में जाती है, तो झारखंड के ऊपर बिहार है तो उत्तरवर्ती नदी है। बचा दामोदर नदी, तो दामोदर नदी को कहीं कहीं देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती को एक साथ रखा गया, ठीक है। तो उन दोनों नदियों को पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती, देखिए पूरब की ओर जाते जाते ये इस तरह से भी होती है, ठीक है, कहीं कहीं पर। तो ये दक्षिण पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती को मिक्स करके बताया गया है कि दामोदर नदी पूरब दक्षिणवर्ती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दामोदर नदी यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दक्षिणवर्ती दामोदर नदी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने आपको जब क्लास कराया था तो उसमें आपको नोट्स दिया है, पीडीएफ दिया है, आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि झारखंड में नदियों का जो क्लासिफिकेशन है उसके दिशा के अनुसार तो 5 तरीके से कराया गया था। एक तो उत्तरवर्ती नदी, ठीक है, उत्तरवर्ती नदी। दूसरा है आपका पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। तीसरा है दक्षिणवर्ती नदी। चौथा है आपका उत्तर पश्चिमवर्ती नदी, ठीक है, उत्तर पश्चिमवर्ती नदी। और लास्ट में है आपका दक्षिण पूर्वी नदी, ठीक है। तो इसमें उत्तरवर्ती याद रखिएगा सोन नदी, ठीक है, उत्तरवर्ती उत्तर की ओर जाने वाली, याद रखिए सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, करमनासा नदी और सकरी नदी। तो उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सा हो गया भैया, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, करमनासा नदी और सकरी नदी। अगर बात करें पूरबवर्ती, पूरब की ओर जाने वाली नदियां जो है दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी और बांसलोई नदी, ठीक है। और दक्षिणवर्ती नदियों की बात करें तो ये आपका दक्षिणी कोयल और एक शंख नदी, याद रख लीजिएगा, दो नदियां हैं, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। अगर उत्तर पश्चिम में देखें तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, उत्तरवर्ती नदी और उत्तर पश्चिम को बहुत सारे बुक में एक साथ दिखाया गया, जैसे कि उत्तरी कोयल नदी जो है ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होकर बहती है। और एक नदी है उत्तरी कोयल नदी का ही सहायक नदी है अमानत नदी। कौन सा, अमानत नदी और औरंगा नदी, ठीक है, औरंगा नदी। और एक इधर से उत्तरी कोयल नदी का एक और नदी सहायक नदी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, और एक दक्षिण पूर्वी नदी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी में आ जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्वी नदी है। वहीं पर खरकाई नदी, कांची नदी, कसाई, संजय और राढ़ू नदी। तो ये सब नदियों के बारे में मैंने पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, आप जाकर के जरूर उसको देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन सी नदियों का डायरेक्शन किधर की ओर है झारखंड में, ठीक है। तो ये जरूर आप आज जाकर के पीडीएफ को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। तो स्वर्ण रेखा नदी उत्तरवर्ती है, उत्तरी कोयल नदी उत्तरवर्ती है, सकरी नदी उत्तरवर्ती है। तो बचा कौन, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र मैंने अभी आपको कराया था कि सोन नदी का उद्गम क्षेत्र अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश से निकल करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में गढ़वा और पलामू से होते हुए बिहार में कहां पर चली जाती है, तो बिहार में ये आपके पटना के पास दानापुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। अच्छा, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की लंबाई लगभग कितनी है, सोन नदी की लंबाई जो है लगभग 780 किलोमीटर है, लगभग 780 किलोमीटर, यानी कि 4 राज्यों से होकर के बहती है, 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन अगर झारखंड में इसकी लंबाई की बात करें तो मात्र 45 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है लगभग, तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है 9000 वर्ग किलोमीटर। देखिए, यहां पर बात हो रहा है कि सोन नदी की लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर, और सोन नदी का अपवाह क्षेत्र यहां पर क्या है भाई, जो कि 9000 वर्ग किलोमीटर की बात करी जा रही है। तो देखिए, एक होता है लंबी नदी, यानी कि एक इंडिविजुअल नदी की बात हो रही है, और उस नदी के जितने भी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी होता है, वो जितना भी उसके सहायक छोटी छोटी नदियां होता है, उन सब को मिलाकर उस नदी का अपवाह क्षेत्र, उसके एरिया को उसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है कि कितना पानी को, कितना जल ग्रहण है इसके अपवाह क्षेत्र में, कितने एरिया में फैला हुआ है। तो ये आपका सोन नदी का है 9000 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 9000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। यहां पर सकरी नदी का जिक्र आया तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार में आपने कोसी नदी के बारे में सुना होगा कि कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यहां पर बात हो रहा है कुख्यात है, वैसे ही झारखंड में सकरी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। वैसे तो झारखंड की सारी नदियां पर्वतों, पठार, पत्थरों से होकर गुजरती है, तो अपना राह मार्ग क्या ही बदलेगी, लेकिन जो सकरी नदी है ये अपने मार्ग बदलने में क्या है, कुख्यात है, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है सोन नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए सोन नदी को सोनभद्र या फिर हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है।
है। अच्छा, किस नदी का एक अन्य नाम उपनाम हिरण्यवाह है? आप एक बार जाके लेक्चर को देखिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन अगर नहीं बने तब आकर कहिएगा, ठीक है। तो कहता है कि बताइए किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है, तो वही हो गया सोन नदी का एक अन्य उपनाम हिरण्यवाह भी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार से, रांची के पठार से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है, रांची के पठार पिस्का के पास से, ठीक है। तो यहां से ये निकलता है, ये लातेहार वगैरह होते हुए क्या है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन? उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी की भी सहायक नदी है, कौन कौन? औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन कौन है? बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। इसी बूढ़ा नदी पर जो कि लातेहार में इस या बूढ़ा नदी निकलता है और इसका अपवाह क्षेत्र लातेहार में ही है, और इसी बूढ़ा नदी पर क्या है, जो कि पाट क्षेत्र से होकर के विचरते हुए निकलती है, और इस बूढ़ा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है। अच्छा, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी कोयल नदी का अपवाह जो है गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों में है। देखिए, उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है? रांची पठार, जो कि लातेहार वाले जिले से निकलती है, ठीक है, लातेहार वाले पार्ट से निकलती है, और ये लातेहार के ऊपर क्या है? पलामू और गढ़वा है, ठीक है। तो लातेहार के पलामू और गढ़वा से होते हुए, चूंकि गढ़वा के पास से सोन नदी निकलती है, तो वहां जाकर के ये नदी उत्तरी कोयल नदी मिल जाती है। कहाँ? लातेहार से निकली। और आप जानते हैं कि लातेहार, गढ़वा, पलामू ये कौन से प्रमंडल में आता है? पलामू प्रमंडल में। ये जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के पलामू से होता है। कहां से? पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू से होता है। और पुनपुन नदी किसमें मिल जाती है जाकर के? तो पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा नदी में। देखिए, मुहाना क्या होता है? जहां पर जिस जगह पर अपना जिस नदी में अपना जल छोड़ देती है, जल उछल देता है वहां जाकर के, वो उसका मुहाना कहलाता है। तो ये क्या है? गंगा नदी। पुनपुन नदी अपना जल को कहां जाकर के गिरा देती है? गंगा नदी में जाकर के गिरा देती है। चलिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है? अच्छा, पुनपुन नदी की सहायक नदी दरधा और मुरहर, ये दोनों नदियां पुनपुन नदी की सहायक नदी है। दरधा और मुरहर ये दोनों नदियां पुनपुन नदी की सहायक नदी है। अच्छा, पुनपुन नदी को इनमें से अन्य नाम से भी जाना जाता है क्या? तो याद रखिएगा, पुनपुन नदी को कीकट के नाम से भी जाना जाता है। पुनपुन नदी को कीकट के नाम से जाना जाता है। और पुनपुन नदी का हिंदू रीति रिवाज में एक बहुत ही मान्यता है, कीकट नदी से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? अच्छा, पुनपुन नदी का जो उपनाम अपने ऊपर में हमने देखा बमागधी, सॉरी कीकट, और एक उपनाम याद रखिएगा पुनपुन नदी का बमागधी भी है। क्या? बमागधी भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद हो गया कि इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? तो ये आपका पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। और ये फल्गु नदी का, याद रखिएगा, फल्गु नदी निकल करके सिर्फ इसका उद्गम क्षेत्र झारखंड में, बल्कि इसका पूरा अपवाह क्षेत्र जो है बिहार में ही है। और फल्गु नदी के बारे में मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि इसके किनारे जो इसका क्या महत्ता क्या है। तो जो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का जो पिंड दान दिया जाता है, फल्गु नदी के किनारे है, ये सब कुछ हमने बताया हुआ है, ठीक है। फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो फल्गु नदी की सहायक नदी निरंजना नदी और मोहना नदी, ये दोनों नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। निरंजना और मोहना ये दोनों नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी को इनमें से किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कीकट नदी, ये पुनपुन नदी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हिरण्यवाह सोन नदी को, तो पुनपुन नदी को क्या कहा जाता है अन्य नाम से? तो ये अंतः सलीला। याद रखिएगा कि जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी को अंतः सलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंतः सलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर कीकट किसका था? पुनपुन का था। और बमागधी भी पुनपुन का था। और हिरण्यवाह, चाहे सोनभद्र, ये सब सोन नदी का उपनाम है। ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फल्गु नदी के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो फल्गु नदी के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि फल्गु नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान दिया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से सकरी नदी निकलती है। और आप जानते हैं कि सकरी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, ठीक है।
कहता है कि कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है। तो सकरी नदी की सहायक नदी जो है वो आपका क्यूल नदी, याद रखिएगा। दरधा नदी और मोरहर तो हमने देखा पुनपुन नदी, ठीक है। और क्यूल नदी जो है, क्यूल नदी ये सकरी नदी की सहायक नदी है। क्यूल नदी सकरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे क्या है कि कहा जा रहा है कि झारखंड के इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये आपका है सकरी नदी। कौन सा? सकरी नदी। चानन नदी, जिसे पंचानन नदी भी कहा जाता है, पंचानी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि चानन नदी 5 जल धाराओं के मिलने से बनती, इसीलिए इसे पंचानन नदी भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा इस बात को। अच्छा, चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र वही छोटा नागपुर का पठार ही है। चानन नदी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो चानन नदी को पंचाने या फिर पंचानन से भी जाना जाता है, अभी हमने ऊपर में बताया, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका महुआ डाल लातेहार। लातेहार से बूढ़ा नदी निकलती है और लातेहार में ही ये कोयल नदी में जाकर के अपना जल को गिरा देती है। और देखिए, ये लातेहार से निकलती है और इस वाले क्षेत्र में पाट क्षेत्र, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, पाट क्षेत्र मतलब छोटे छोटे पठार वगैरह से ये विचरते हुए मदमस्त होकर निकलती है। और जब पठार से कोई नदी विचरते हुए अचानक से गिरती है तो जलप्रपात बनाता है। और लातेहार में ये बूढ़ा नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, बूढ़ा घाट जलप्रपात, याद रखिएगा, ठीक है। तो महुआ डाल लातेहार से बूढ़ा नदी निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर के अपना जल गिरा देती है। कहता है कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण कराती है। तो ये आपका बूढ़ा नदी ही है, ठीक है, जो कि बूढ़ा नदी महुआ डाल लातेहार से निकलती है और उत्तरी कोयल नदी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, तो औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र लोहरदगा का किसकू है, ठीक है। किसको? लोहरदगा का किसको। अच्छा, आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां है। जैसे कि इधर आपका गढ़वा, उसके बाद आपका पलामू, नीचे लातेहार, लातेहार के बगल में आपका लोहरदगा, ठीक है। इधर आपका चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है। तो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, सारे के सारे जिले, ठीक है। तो ये लोहरदगा से जो औरंगा नदी है, ये कोयल नदी तो रांची पठार से निकली और ये जाकर के सोन नदी में जाकर के मिल गई। अब लोहरदगा से जो है औरंगा नदी निकलती है और ये कहां पर जाकर के मिल जाती है? ये जाकर के कोयल नदी यानी कि उत्तरी कोयल नदी में अपना जल गिरा देती है। तो लोहरदगा की किसको से औरंगा नदी निकलती है और ये कोयल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। औरंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी, गोवा नदी और सुकरी नदी। याद रखिएगा, औरंगा नदी किसकी सहायक नदी? तो औरंगा नदी है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी, ठीक है। और औरंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? घाघरी नदी, गोवा नदी और सुकरी नदी, ठीक है। अब देखिए, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? अमानत नदी जो है झारखंड राज्य के चतरा से निकलती है, ठीक है। अमानत नदी झारखंड राज्य के चतरा से निकलती है और चतरा किधर है? ठीक है, ये झारखंड वाला पार्ट है। तो चतरा से निकलेगी और लातेहार और पलामू होते हुए ये किधर किसको मिल जाती है जाकर के? तो ये आपके उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो अमानत नदी है, याद रखिएगा, जो अमानत नदी है चतरा से निकलती है, लातेहार और लातेहार से होते हुए चतरा से लातेहार में एंट्री मारेगी और लातेहार से फिर पलामू में जाकर के ये किसके? उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा, अमानत नदी किसकी सहायक नदी हो गई? तो उत्तरी कोयल नदी की। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? अमानत नदी की सहायक नदी है जिंजोई नदी। याद कीजिए हमारे साथ, अमानत नदी की सहायक जिंजोई नदी, पीरी नदी और माइला नदी। अमानत नदी की सहायक नदी जिंजोई नदी, पीरी नदी और माइला नदी अमानत नदी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो झारखंड राज्य के टोरी, लातेहार के टोरी से दामोदर नदी का उद्गम होता है, ठीक है। झारखंड, मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप पर सब कुछ समझाया है, एक बार आप उसे देख लेंगे, आपको क्वेश्चन बस देखेंगे और आपसे सही सही टिक हो जाएगा, ये गारंटी है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना कहां पर है? तो देखिए, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है हुगली नदी। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से पास करके, और गंगा नदी एक समय आगे जाकर के क्या होता है, दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक गंगा नदी भागीरथी नदी के रूप में बाहर चली जाती है और वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे नाम से ये इधर आ जाती है। तो हुगली नदी में दामोदर नदी झारखंड के बीचों बीच से होकर के बहते हुए धनबाद से निकल करके रानीगंज, बर्धमान, बांकुड़ा होते हुए ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में अपने जल को दामोदर नदी गिरा देती है। और ये कहां से निकलती है दामोदर नदी? तो लातेहार के टोरी प्रखंड से, लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी से निकल करके, ठीक है, निकलते हुए लातेहार से निकला, चतरा, हजारीबाग,
हजारीबाग और रांची के बॉर्डर से पास करते हुए ये रामगढ़, बोकारो, ठीक है, धनबाद और वो गिरिडीह को भी टच कर लेता है। धनबाद से होते हुए ये क्या होता है, यहाँ से निकल करके पश्चिम बंगाल में चली जाती है, यानी कि वेस्ट बंगाल में जा करके और हुगली नदी में अपने जल को गिरा देती है। और ये जब यहाँ से यहाँ तक बहती है, ठीक है, मतलब ये लातेहार के टोरी से यहाँ तक जो बहती है ये 592 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन अगर झारखंड में ये कितना दूरी तय करती है तो 290 किलोमीटर, मात्र 290 किलोमीटर ये झारखंड में अपने मतलब इसका अपवाह क्षेत्र है। अगर इसके मतलब ये इसकी लंबाई है, अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी याद रख लीजिएगा दामोदर नदी के बारे में। तो कहाँ गिराती है, ये हुगली नदी। अच्छा, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई माइल में कितनी है, ठीक है, देखिए दामोदर नदी की कुल लंबाई मील में कितनी है तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका है 368 माइल, ठीक है, 368 माइल जो है दामोदर नदी की लंबाई है टोटल और 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड की बात करें तो 290 किलोमीटर। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है लगभग, तो लगभग आपका 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी जो है ये, तो यहां से देख लेते हैं, बराकर नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी, तो ये सारी की सारी नदियां दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और जाकर के दामोदर नदी में अपने जल को गिरा देती है, ठीक है। बराकर नदी भी झारखंड की इंपॉर्टेंट नदी है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो कहता है कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा बराकर नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी, ये सब सब सबके सब दामोदर की सहायक नदियां हैं। अच्छा, कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है तो देख लेते हैं। कतरी नदी, ठीक है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है क्या, देख लीजिए, हाँ है। बोकारो नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कोनार नदी भी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगर आपको इसको डिटेल में अच्छे से समझना है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्या आपको देखना चाहिए कि लेक्चर वाला वीडियो, ठीक है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कतरी नदी है, बोकारो नदी है, कोनार नदी है, बराकर नदी है, भेड़ा नदी है, ठीक है, ये सब के सब दामोदर नदी की सहायक नदी है। बल्कि जयंती नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है तो ये भी याद रख लीजिएगा कि दामोदर नदी झारखंड राज्य के, ठीक है, दामोदर नदी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो कहता है कि कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी जैसा कि मैंने आपको बताया हजारीबाग को टच करते हुए लातेहार से तो निकलती है, तो इससे तो पार करेगी ही। हजारीबाग को टच करते हुए आगे बढ़ जाती है, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए ये क्या होता है, बाहर चली जाती है, तो ये भी हो जाएगा। हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, इन सब में दामोदर नदी अपने जल को लेके जाती है, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दामोदर नदी को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी। अच्छा, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। पहले ये सारे के सारे इस केसेस को यहां से हटाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये पहले शोक था, अभी नहीं है, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि देखिए ये पूरा झारखंड जो है पठारी इलाका है, ठीक है। अब पठारी इलाका से पास करते हुए दामोदर नदी जाते 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 अचानक से वेस्ट बंगाल में जब पानी गिराएगी तो बहुत स्पीड के साथ गिराएगी। तो कभी ऐसा होता है कि जब ये अपने पानी को गिराती थी तो ये जो बर्दवान वाला इलाका था, जो रानीगंज वाला, आसनसोल, ये सब इलाके में तबाही मचा देता था एक समय में, ठीक है। तो वहां क्या होता था, दामोदर नदी तो तब बंगाल का शोक कहलाता था। अभी इसके जल का यूज किया जाता है बैंड क्या बोलते हैं, ब्रिज वगैरह बना करके, डैम वगैरह बना करके, तो वो अब अलग बात है। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करते हैं, तो दामोदर नदी जो है रांची पठार और हजारीबाग पठार। कल आपको मैंने बताया था कि रांची पठार और हजारीबाग पठार एक समय दोनों भाई भाई था, लेकिन दामोदर नदी बीच में आया और इन दोनों के बीच में दरार पैदा कर दिया। तो यहां से क्या होता है, हजारीबाग पठार ऊपर चला गया, रांची पठार नीचे है, और हजारीबाग पठार को दो भागों में बांट के हमने पढ़ा था, ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार। चलिए, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर के मिल जाती है, तो याद रखिएगा धनबाद में जैसे ही प्रवेश करता है तो धनबाद में प्रवेश करते समय
दामोदर नदी में जमुनिया नदी आकर के मिलती है, ठीक है, दामोदर नदी में जमुनिया नदी आकर के मिलती है, ठीक है। अच्छा, कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो यह आपका कौन सा नदी है? कतरी नदी। याद रखिएगा, कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूरब की ओर से दामोदर नदी में आकर के मिलती है? तो यह आपका कतरी नदी है, ठीक है, कतरी नदी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? अच्छा, कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? तो बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और चिरकुंड ये दामोदर नदी बराकर नदी दामोदर नदी में कहां से कहां मिलती है? तो चिरकुंडा के पास मिलती है, ठीक है। दामोदर नदी हजारीबाग पठार से निकलती है, ठीक है। और बराकर नदी हजारीबाग पठार से निकलती है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे नदियों को आपको याद रखना है। देखिए, हजारीबाग पठार से निकलती है, लेकिन ये जैसे हजारीबाग पठार से निकली और हजारीबाग पठार से निकल करके हजारीबाग गिरिडीह और धनबाद होते हुए ये दामोदर नदी में जाकर के चिरकुंडा के पास जाकर के बराकर नदी अपने जल को गिरा देती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड राज्य का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे लंबी नदी जो है वो आपका कौन सा है? दामोदर नदी, ठीक है, यही लंबी नदी है, 590 किलोमीटर, ये पूरी 592 किलोमीटर और झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अच्छा, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम क्षेत्र रांची का नगड़ी है। मैंने आपको बताया था, स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलती है और वो वहां से, मतलब ये याद रखिएगा, रांची के नगरी से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची के नगरी से निकलती है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार रांची से निकलती है, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसका मुहाना यानी कि जो स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ पर जाकर के अपना नदी के जल को गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और ये भी याद रखिएगा, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से अपने नदी के जल को बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरा देती है, तो वो है आपका स्वर्ण रेखा नदी। ये रांची के मतलब छोटा नागपुर पठार रांची से नगड़ी से निकलते हुए कहा, रांची से होते हुए जमशेदपुर और सिंहभूम वाले क्षेत्र से ये कहा तो झारखंड से निकलकर उड़ीसा में चली जाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता होगा। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि इस नदी के जो बालू है, इसमें जो बालू पाया जाता है, जो रेत है, उसमें सोने के अंश पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा था। जैसे कि सोन नदी है, तो आपको मैंने बताया था सोने के खान दो तरीके के, एक तरह का प्लेसर भंडार होता है और एक क्या होता है जो खान में पाया जाता है। प्लेसर क्षेत्र में क्या होता है कि नदियों के रेत में जो पाए जाते हैं सोने के अंश, उसको कहा जाता है प्लेसर वाला सोने का खान, ठीक है। तो ये आप लोग को ऐसे ही बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, ये रांची के नगड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराते समय ये कितने लंबाई को दूरी को तय करती है? तो वो याद रखिएगा 470 किलोमीटर। कितने दूरी को तय करती है? 470 किलोमीटर की दूरी को ये तय करती है। अच्छा, कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है? तो याद रख लीजिएगा, स्वर्ण रेखा की जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं उसको याद रख लीजिए। काकरो है, ठीक है, काकरो है, खरकई है, जुमारू है, उसके बाद कांची है, राढ़ू है, संजय है। राढ़ू, ठीक है, राढ़ू नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। संजय नदी स्वर्णरेखा नदी की ही सहायक नदी है। और उसके बाद जुमारू, जो कि यहाँ पर लिखा ही गया है, ठीक है। उसके बाद कांकरो है, कांची एक नदी, और कांची याद रख लीजिएगा। तो कांकरो, खरकई, जुमारू, संजय, राढ़ू, कांची, ये सब स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। तो उसके बाद देखिए कि बताइए कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो नहीं है वो आपका गुमरो होगा जाएगा, क्योंकि कांची भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, राढ़ू भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, संजय भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, लेकिन गुमरो के बारे में हमने नहीं देखा। तो देखिए, याद रखिए फिर से, काकरो, जुमारू, खरकई, संजय, राढ़ू, कांची, ये सब स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा है? तो ये रांची से निकलती है, जमशेदपुर से होते हुए सिंगू वाले क्षेत्र से निकलते हुए, ठीक है, ये उड़ीसा में चली जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब क्या होता है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो आपका यही वाला नदी है, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। अब हम आगे देख लेते हैं।
स्वर्णरेखा नदी के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसको देखते हैं कि इस नदी के रथ में सोने के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है हजारीबाग का पदमा, यानी कि हजारीबाग के पठार से बराकर नदी निकलती है। हजारीबाग से होते हुए ये जाकर के स्वर्णरेखा नदी में कहां पर, चिरकुंडा के पास जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए बराकर नदी का मुहाना कौन सा है। बराकर नदी का मुहाना है आपका कौन सा, तो बराकर नदी कहां पर जाकर जल गिराती है, दामोदर नदी में। अच्छा, बराकर नदी कितनी, बराकर नदी की लंबाई कितनी है, तो बराकर नदी की लंबाई है 225 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है, तो हजारीबाग से निकलते हुए गिरिडीह, धनबाद से होते हुए ये धनबाद में जाकर के दामोदर नदी में मिल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। देखिए हजारीबाग के पदमा से यह नदी निकलती है, बराकर नदी। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बराकर नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस नदी का उल्लेख, बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में भी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वर मंदिर स्थित है। हमने बकायदा मैप पर ये सारे के सारे चीजों को दिखाया है, आप एक बार क्लास को जाकर के जरूर देखिएगा, बकायदा सब कुछ मैप पर दिखाया गया है। तो ये नदी, इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, जैन साहित्य में भी मिलता है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर भी स्थित है। ठीक बात है। अब देखते हैं आगे, कहा जा रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र भी नगड़ी, रांची है। देखिए नगड़ी से ही, रांची से ही का स्वर्णरेखा नदी निकली। ठीक है, और यहीं से दक्षिणी कोयल नदी नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है, तो ये पहले देख लीजिए कौन से क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी कोयल नदी जो है ये रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये रांची से तो बहेगी ही, तो यहाँ से निकल करके रांची से लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से होते हुए ये शंख नदी जो कि झारखंड से ही निकलती है। और दक्षिणवर्ती नदियों में हमने देखा था दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी, तो शंख नदी जो है उड़ीसा में जाकर के, उड़ीसा में जाकर के जब उड़ीसा में ये चली जाती है तो ये दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में ही शंख नदी में अपना जल को गिराती है। और शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी आपस में मिलने के बाद ये दूसरी नदी के नाम से यहाँ से आगे जाती है। तो याद रख लीजिएगा कि दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है, तो गुमला में बहती है क्या, जी हाँ बहती है, गुमला में ये नदी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि गुमला में भी बहती है, रांची में भी जाती है, पलामू में भी, लोहरदगा में भी है, और पश्चिमी सिंहभूम वाले क्षेत्र में। तो पलामू में नहीं है, देखिए पलामू सीधे उल्टा हो जाएगा और दक्षिणी कोयल नदी नीचे, तो पलामू ऊपर है तो पलामू में नहीं होगा। ठीक है, दिशा का भी अगर नॉलेज होगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा। देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी का सहायक नदी है। अच्छा, दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी के अगर बारे में बात कर ले तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं कारो नदी, ठीक है, क्या बोलते हैं, उसरी नदी, बरसोती नदी। तो ये सब दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी, कारो नदी, उसरी नदी, बरसोती नदी। ठीक है, कारो नदी, उसरी नदी, बरसोती नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें से क्या, कौन सी नदी सहायक नदी है, कारो नदी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है आपका देवघर का त्रिकुट पहाड़। देवघर का त्रिकुट पहाड़ जो है ये मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। अच्छा, मयूराक्षी नदी का मुहाना कौन सा है, तो मयूराक्षी नदी अपना जल पश्चिम बंगाल यानी कि हुगली नदी में जाकर के गिरा देती है। तो मयूराक्षी नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है और पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में अपने जल को जाकर के गिरा देती है मयूराक्षी नदी। और झारखंड का एकमात्र नदी जो कि नौकागम्य नदी है। मयूराक्षी नदी का मुहाना यानी कि कहाँ पर जल गिराती है, हुगली नदी में। मयूराक्षी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदियों को याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा, धोबाई, ठीक है, टिपरा, भामरी, पुसरो और उदना, याद रखिए। ठीक है, धोआई, टिपरा, भामरी, पुसरो और उदना ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, धोआई, टिपरा, भामरी, पुसरो, उदना।
मयूराक्षी नदी के बारे में कौन सा कथन झूठा है? अच्छा, मयूराक्षी नदी के बारे में बताइए कौन सा कथन झूठा है? तो चलिए देख लेते हैं कि कहा जा रहा है यह झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर मसानजोर नामक डैम का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही। मयूराक्षी नदी पर दुमका में मसानजोर डैम का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है, बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो मोर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वही मयूराक्षी नदी को ही जाना जाता है मोर नदी के नाम से, जिसकी सहायक नदियां हैं धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, उदना। ठीक है, और मयूराक्षी नदी जो क्या बोलते हैं देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकल करके हुगली नदी तक में कितनी लंबाई दूरी तो तय करती है? तो 250 किलोमीटर। कितनी? 250 किलोमीटर। और ये देवघर से निकलकर देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकल करके देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिब मतलब ये सब इलाके में क्या होती है मयूराक्षी नदी पार करती है, देवघर, दुमका, ये सब में। तो ये याद रखिएगा मयूराक्षी नदी 250 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। चलिए आगे देखिए, झारखंड की प्रसिद्ध ब्रह्मानी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो झारखंड की प्रसिद्ध ब्रह्मानी नदी का उद्गम स्थल कौन सा नदी है? तो ये याद रखिएगा कि जो दुधवा पहाड़ी दुमका। ठीक है, दुमका का जो दुधवा पहाड़ी है झारखंड की ब्राह्मणी नदी है। देखिए, ब्राह्मणी नदी अलग है और एक नदी है उड़ीसा में ब्रह्मानी नदी, ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ब्रह्मानी नदी अलग है और ब्राह्मणी नदी अलग है। ब्राह्मणी नदी झारखंड के दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और ये ब्रह्मानी नदी अभी हमने देखा था शंख नदी और इधर से दक्षिणी कोयल नदी आपस में आकर के मिलती है उड़ीसा में, और यहाँ से जो नदी पास करती है आगे ये जो संयुक्त रूप से जो धारा दोनों की होती मिल जाती है, तो ये ब्रह्मानी नदी उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भाई याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी कहाँ पर है? झारखंड में दुमका के दुधवा पहाड़ी से ये नदी निकलती है। अच्छा, कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी जो है वो आपका है गुमरो और एरो। गुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, गुमरो नदी और एरो नदी, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। शंख नदी का उद्गम क्षेत्र, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा नदी है भाई? शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहां से शंख नदी निकलती है? तो गुमला के चैनपुर से। गुमला के चैनपुर से शंख नदी निकलती है। ठीक है, और शंख नदी के संबंध में बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो समझिए, देखिए कहा जा रहा है कि बताइए यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र, देखिए यह नदी अपने अपवाह अपवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है कि जो शंख नदी है ये कहाँ से निकलती है? शंख नदी चैनपुर, गुमला के चैनपुर से निकलती है और अपने अपवाह क्षेत्र में बिल्कुल संकरी मतलब पतली सी और गहरी खाई का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। और गुमला जिले में ही इसी नदी पर, शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात का भी निर्माण होता है। ठीक है, गुमला जिले में ही शंख नदी पर सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण हुआ है, तो यहां पर दोनों कथन सत्य हो जाएगा। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है बताना है आपको। तो अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है मुंगेर। ठीक है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है बिहार का जो मुंगेर है वो है। ठीक है, और अजय नदी कहाँ पर जाकर के अपने जल को गिराती है? तो भागीरथी नदी में। कहाँ पर? भागीरथी नदी में। देखिए गंगा नदी जो है आगे जाकर के भागीरथी नदी और हुगली नदी में बट जाती है, तो जो अजय नदी है वो भागीरथी नदी में अपने जल को गिराती है। पश्चिम बंगाल के कटवा, पश्चिम बंगाल का एक जगह है कटवा, पटवा जिला, और वहाँ पर जाकर के अजय नदी अपने जल को गिराती है, यानी कि अजय नदी का मुहाना कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भागीरथी नदी। ठीक है, और ये यहाँ से अजय नदी जो कहाँ से, तो जो दुमका से निकलती है, जो मुंगेर से निकलती है और ये झारखंड से होते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाकर के भागीरथी नदी में अपने जल को गिराती है, तो ये कितनी दूरी तय करती है यहाँ से यहाँ तक में? 288 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है? 288 किलोमीटर। और ये झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें अजय नदी की, तो देवघर, दुमका, जामताड़ा इन सब क्षेत्र में ये बहती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो अजय नदी की सहायक नदी है पथरो नदी, जयंती नदी। पथरो नदी, जयंती नदी। अजय नदी की सहायक नदी है पथरो नदी, जयंती नदी। अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो अजय नदी झारखंड राज्य के देवघर, दुमका, जामताड़ा इन सभी जिलों में प्रवाहित होती है अजय नदी। ठीक है, देवघर, जामताड़ा और दुमका इन सभी जिलों में। गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? गुमानी नदी का उद्गम होता है आपके राजमहल पहाड़ी से। गुमानी नदी का उद्गम होता है राजमहल पहाड़ी से। बांसलोई नदी का, देखिए बांसलोई नदी का उद्गम जो होता है वो आपके गोड्डा से होता है। बांसलोई नदी का उद्गम होता है गोड्डा से। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी
रांची पठार से निकलती है। तजना नदी रांची पठार से, बांसलोई नदी गोड्डा से, और बांसलोई नदी गोड्डा से, और उसके बाद गुमानी नदी राजमहल पहाड़ी से। तजना नदी रांची पठार से। अच्छा, इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये तजना नदी ही है। तजना नदी के अफवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? अभी हमने देखा था कि जो कांची नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची नदी, जिसमें हमने देखा था कांची नदी, संजय नदी, राढ़ू नदी, ये सब, काकरो नदी, ये सब जो है कांची नदी की सहायक नदी है। अच्छा, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिलती है? तो कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर के मिलती है मूरी में। कहाँ पर? मूरी में। कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर के मिलती है मूरी में। अच्छा, कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? तो खूंटी जिला से होकर जो अपवाहित होती है तजना नदी और कांची नदी, ये दोनों नदियां जो है ये खूंटी जिला से होकर के प्रवाहित होती है। और तजना नदी के अपवाह क्षेत्र में हमें असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, किस नदी का अपवाह क्षेत्र चाईबासा क्षेत्र में है? तो किस नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो रोरो नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है? चाईबासा में। देखिए, मयूराक्षी नदी, हमने अभी देखा कि मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? जो मयूराक्षी नदी है ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, और यहाँ से निकल करके ये क्या होती है, उस साइड में ये जाएगी, चाईबासा वाले क्षेत्र में तो नहीं। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? जो आपके रांची पठार से निकलती है, और लातेहार वगैरह पलामू गढ़वा से होते हुए ये सोन नदी में मिल जाती है। तो चाईबासा वाला क्षेत्र तो नीचे है, तो चाईबासा वाला क्षेत्र में याद, ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और दामोदर नदी जो है ये तो आप जानते ही हैं किस क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, तो बच जाएगा कौन सा? रोरो नदी। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड स्टडी अच्छा होगा तो। भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो याद रख लीजिएगा ये आपके साहिबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 20 फरवरी 2009 को। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ था। अच्छा, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपके रांची में है। कहाँ पर? रांची में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राज्य का मुख्यमंत्री होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि बूढ़ा नदी पर है, और ये बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल नदी का क्या है? सहायक नदी है, और इसी नदी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी बनता है, ये आप जानते होंगे। आगे देख लेते हैं कि जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से? लातेहार जिले में। हमने अभी बात किया था। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को और किसी नाम से जाना जाता है क्या? तो याद रखिएगा लोधाघाघ जलप्रपात से भी जाना जाता है। अच्छा, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, मीटर में है 137 मीटर। तो हम लोग 100 क्वेश्चन को आज देखते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? और ऐसे करके हम लोग इस बुक को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को देखते रहना है। जल्दी जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे भी इसको, तो आप इस पर बने रहिए, आप इसको रिवाइज कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।